आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है एड्जॉर्प्शन, और एड्जॉर्प्शन के अंदर हमने कल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। आज पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म या समतापी कर्व। अलग अलग प्रकार के समतापी कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब क्या होता है या एड्जॉर्प्शन क्या है। तो आपको एड्जॉर्प्शन के बारे में तो पता ही है कि कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है वो अपनी सतह पर क्या करता है, पदार्थों को सांद्रित करता है, चाहे गैसीय पदार्थ हो या द्रव पदार्थ हो या लिक्विड हो, तो अपनी सतह पर सांद्रित करता है। इसका मतलब ये एक तरह का सरफेस फिनोमेना माना जाता है। उसे हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का सरफेस फिनोमेना या पृष्ठीय या सतही परिघटना मानी जाती है। अब कोई भी पदार्थ जो है, जो अधिशोषण होता है, उसके अंदर हमने देखा कि एक एड्जॉर्बेंट होता है, एड्जॉर्बेंट होता है, मतलब अधिशोषक होगा और अधिशोष्य होगा। अधिशोषक कौन होता है, जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, और अधिशोष्य एड्जॉर्बेंट कौन होता है, जो खुद अधिशोषित होता है। तो ये दोनों शब्द आप में कंफ्यूजन मत होना इसके अंदर कि अधिशोषक क्या है और अधिशोष्य क्या है, ठीक है। अब जो कोई ठोस पदार्थ है या अधिशोषक है, उसकी सतह पर पदार्थ का अधिशोषण होगा, तो अधिशोषण होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होगी वो किस पे निर्भर करेगी। तो अधिशोषित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो हमेशा ताप और दाब पर निर्भर करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा किसका फलन होती है, T और P का। सो वी कैन से दैट द क्वांटिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा ताप और दाब का फंक्शन या फलन होती है। हम इस तरह से इसको कह सकते हैं। अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा किसका फलन होगी, किसका फंक्शन होगी, ताप और दाब का फंक्शन, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जो अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा दाब का फलन है और ताप जो है वो स्थिर है, ताप क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, समतापी अधिशोषण। क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह और दूसरी कंडीशन अगर अपन देखें कि एड्जॉर्प्शन की मात्रा जो है वो फंक्शन है किसका, T का, और कांस्टेंट कौन है, P कांस्टेंट है और T का फंक्शन है, मतलब मात्रा ताप के साथ में परिवर्तित होगी और दाब जो है वो स्थिर रहेगा। तो उसे हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोबार, ठीक है, एड्जॉर्प्शन आइसोबार। और अगर मैं कहूँ कि दाब जो है वो फंक्शन है किसका, T का, और A अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है वो खुद स्थिर है, तो इस स्थिति में मैं कहूँगी उसको एड्जॉर्प्शन आइसोटर। क्या कहूँगी, एड्जॉर्प्शन आइसोटर। तो ये तो आपको जस्ट याद रखना है, आपके नॉलेज के लिए है कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एड्जॉर्प्शन आइसोबार क्या है और एड्जॉर्प्शन आइसोटर क्या है। हमें जो पढ़ना है, हमारा टॉपिक है क्या, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, समतापी वक्र क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म या समतापी कर्व के बारे में। समतापी कर्व क्या होता है, तो आपको इसके अंदर याद रखना है कि अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होती है वो क्या करती है, ताप तथा दाब का फलन होती है। अतः स्थिर ताप पर अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा का दाब के साथ में संबंध अलग अलग कर्व या वक्रों के द्वारा समझाया जाता है। इन अलग अलग कर्व या वक्रों को क्या कहा जाता है, अधिशोषण के समतापी वक्र कहा जाता है। क्या कहेंगे इनको, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। तो मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा x/m, x क्या है, x है अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा, ठीक है, और m क्या है, अधिशोषक है। इसकी मात्रा किस पर निर्भर करती है, ये किसका फलन होती है, ये फलन होती है दाब का, किसके सापेक्ष, स्थिर ताप पर, ठीक है। तो इसे कहेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो आपके 5 प्रकार के हैं। हमें अलग अलग 5 प्रकार के एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर हम किसके बीच में वेरिएशन या किसके बीच में परिवर्तन करेंगे, अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा का दाब के साथ में जो परिवर्तन हो रहा है उसको पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं अभी 5 प्रकार के कर्व, 5 टाइप के वक्र।
पहले टाइप का समतापी वक्र। इसके अंदर देखो आप, जो फर्स्ट टाइप का एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है इसे हम कहते हैं लेगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व भी कहते हैं। तो ये प्रथम टाइप का समतापी वक्र है, इसे लेगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व भी कहा जाता है। इसके अंदर होता क्या है आपको देखना है। देखो इसके अंदर जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा भी क्या करती है, बढ़ती जाती है। अतः दाब के साथ साथ या प्रेशर के साथ साथ अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा भी बढ़ने लग जाती है। उसके बाद एक अवस्था ऐसी आती है कि उसके बाद दाब बढ़ाने के बावजूद भी या चाहे कितना भी दाब बढ़ाओ अधिशोषण नहीं होता है। इसका मतलब उसके बाद कौन सी अवस्था आ जाती है, संतृप्त अवस्था या सैचुरेशन स्टेज प्राप्त हो जाती है। और जब सैचुरेशन स्टेज आती है तो चाहे कितना भी दाब लगा दिया जाए अधिशोषण नहीं होता है। इट्स मीन संतृप्त अवस्था पर अधिशोषण का परिणाम प्राप्त नहीं होगा या अधिशोषण एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, तो संतृप्त अवस्था पर उच्च दाब लगाने पर भी अधिशोषण नहीं होता है। तो इसमें आपको याद रखना है दाब बढ़ने पर अधिशोषण का परिणाम बढ़ता जाता है। ठीक है, संतृप्त अवस्था से पहले। इसके अंदर एक और चीज याद रखनी है कि जब जब जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे अधिशोषण का परिणाम भी बढ़ता जाता है और यहाँ पे जो है वो मोनोलेयर का निर्माण शुरू हो जाता है। इसका मतलब एक अणु परत या मोनोलेयर यहाँ पे बननी शुरू हो जाती हैं और केवल इसमें मोनोलेयर ही बनती हैं। तो ये है फर्स्ट टाइप का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल याद रखना है इसके अंदर नाइट्रोजन का चारकोल के ऊपर एड्जॉर्प्शन। जब नाइट्रोजन गैस चारकोल के ऊपर एड्जॉर्ब करती हैं तो फर्स्ट टाइप का कर्व बनाती हैं। इट्स मीन दाब बढ़ने पर उसका क्या होगा, अधिशोषण बढ़ता जाएगा, सैचुरेशन स्टेज आएगी और उसके बाद हाई प्रेशर पर भी एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, और ताप क्या रहता है, ताप कांस्टेंट रहता है। इसका जो टेम्परेचर होगा वो -195 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ये है फर्स्ट टाइप का कर्व। फिर आता है सेकंड टाइप का कर्व। सेकंड टाइप का जो कर्व है, सेकंड टाइप के कर्व के अंदर भी दाब बढ़ने के साथ साथ में एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। सबसे पहले मोनोलेयर बनती है और उस मोनोलेयर में दाब के साथ साथ एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। फिर आता है एक ट्रांजिशन पॉइंट या संक्रमण बिंदु। उस बिंदु पर क्या होती है, संतृप्त अवस्था मिलती है, मतलब दाब बढ़ाने पर भी अधिशोषण नहीं बढ़ेगा। उस संतृप्त बिंदु के बाद वापस मल्टीलेयर का बनना शुरू हो जाता है। मतलब कि जो वो पॉइंट आएगा संक्रमण बिंदु, उससे पहले तो होगी मोनोलेयर और संक्रमण बिंदु के बाद में मल्टीलेयर का बनना शुरू हो जाएगा और जैसे ही मल्टीलेयर का बनना शुरू हो जाएगा वापस एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो देखो दाब बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन की मात्रा बढ़ रही है। उसके बाद आ जाता है सैचुरेशन पॉइंट या संक्रमण बिंदु आ जाता है। संक्रमण बिंदु तक तो मोनोलेयर होती हैं और संक्रमण बिंदु के बाद वापस मल्टीलेयर बन जाती हैं और मल्टीलेयर बनने के कारण दाब बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन वापस बढ़ने लग जाता है। तो ये होता है आपका सेकेंड प्रकार का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व। एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, नाइट्रोजन का सिलिका जेल के ऊपर एड्जॉर्प्शन होता है। कितने टेम्परेचर पे होता है, तो -195 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ये है सेकेंड टाइप का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व। ठीक है, फिर है थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व के अंदर इसके अंदर आपको ये दिख रहा है कि मल्टीलेयर कहाँ है, मोनोलेयर कहाँ है, कोई ट्रांजिशन पॉइंट या संक्रमण बिंदु इसके अंदर नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि जो मोनोलेयर है वो मोनोलेयर कब समाप्त हो गई, मल्टीलेयर बनना कब प्रारंभ हो गया, कोई पता नहीं चलता है। अतः इसके अंदर संक्रमण बिंदु नहीं होता है। जैसे ही मोनोलेयर बनती है दाब के साथ साथ अधिशोषण का परिणाम बढ़ता है, फिर उसी के साथ में मल्टीलेयर भी बनना शुरू हो जाती है। अतः दाब के साथ साथ अधिशोषण का परिणाम बढ़ता जाता है और उसके बाद में आती है सैचुरेशन स्टेट। ठीक है, तो थर्ड टाइप का जो कर्व है उसके अंदर याद रखना संक्रमण बिंदु नहीं होता है, मोनोलेयर बनती है, साथ में मल्टीलेयर बनना शुरू हो जाती है और उसके बाद में कब मोनोलेयर समाप्त हुई, कब मल्टीलेयर स्टार्ट हुई, उसका कोई पता नहीं चलता इसके अंदर। तो ये थर्ड टाइप का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व। उदाहरण क्या है, तो उदाहरण याद रखना है कि ब्रोमीन और आयोडीन का सिलिका जेल के ऊपर एड्जॉर्प्शन कौन से टेम्परेचर पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर याद रखना है 79 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 79 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्रोमीन या आयोडीन का सिलिका जेल के ऊपर एड्जॉर्प्शन इस प्रकार का कर्व बनाता है। ये कौन सा है आपका थर्ड टाइप का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व। क्लियर।
फोर्थ टाइप का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल कर्व जिसे हम कहते हैं सेकेंड टाइप का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल कर्व की रिपीटेशन या पुनरावृत्ति। इसे हम कहते हैं कि भाई जो सेकेंड टाइप का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल कर्व है वो रिपीट हो रहा है, उसका डुप्लीकेशन है ये या उसकी पुनरावृत्ति है या रिपीटेशन है। कैसे? देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी दाब बढ़ने के साथ साथ एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। मतलब मल्टीलेयर और मोनोलेयर कब प्रारंभ हुई पता नहीं चलता है, मतलब मल्टीलेयर बनना प्रारंभ हो जाती है, एड्जॉर्प्शन बढ़ता है जैसे जैसे दाब बढ़ता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है संक्रमण बिंदु, इसका मतलब वहाँ पे दाब बढ़ने के बावजूद भी अधिशोषण नहीं होता है। फिर वापस नई मल्टीलेयर बनना शुरू हो जाती हैं, वापस अधिशोषण दाब के साथ में बढ़ने लग जाता है। तो कुल मिलाकर आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है वो है कि इसके अंदर क्या होगी, मल्टीलेयर बनना शुरू हो जाएगी। ये मल्टीलेयर बन रही है, उसके बाद में क्या हो गया, मल्टीलेयर बनी, ठीक है, दाब बढ़ रहा है, एड्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट आया, फिर नई मल्टीलेयर बनना शुरू हो गई, वापस एड्जॉर्प्शन बढ़ गया और वापस क्या हो गया, दाब के साथ साथ एड्जॉर्प्शन का परिणाम बढ़ता जाएगा। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि सेकंड टाइप का कर्व जो है वो क्या हो गया, रिपीट हो रहा है, एक बार और दो बार, तो इससे डुप्लीकेशन उसका कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ टाइप का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल कर्व है। एग्जाम्पल क्या याद रखना है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है बेंजीन की वाष्प का या बेंजीन वेपर का आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के ऊपर एड्जॉर्प्शन। टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ये है आपका फोर्थ टाइप का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, इसमें ये चीज़ वापस मैं कह रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, मोनोलेयर बनते ही मल्टीलेयर बनना प्रारंभ हो जाती हैं, उसके अंदर सैचुरेशन पॉइंट पता ही नहीं चलता है कि कहाँ मोनोलेयर खत्म हुई कहाँ मल्टीलेयर बनी। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीलेयर ही दिखती हैं, उसके बाद एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, फिर एक पॉइंट आता है, उसके बाद में नई मल्टीलेयर बनती है। यहाँ कौन सी बन रही है, यहाँ नई मल्टीलेयर वापस बननी शुरू हो जाती है। क्लियर, ये फोर्थ टाइप का है। फिर है फिफ्थ टाइप का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल। फिफ्थ टाइप का जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल कर्व है उसके अंदर डायरेक्ट मल्टीलेयर बनना शुरू हो जाती हैं। इट्स मीन कि मोनोलेयर इसमें नहीं बनती हैं, सीधा स्टार्ट से ही क्या हो जाती हैं, मल्टीलेयर का बनना या बहुपरत का बनना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे मल्टीलेयर बन जाती हैं, दाब बढ़ने के साथ साथ एड्जॉर्प्शन या आइसोथर्मल, ये जो एड्जॉर्प्शन होता है, अधिशोषण है, वह भी बढ़ने लग जाता है। अतः दाब के साथ साथ विद प्रेशर द क्वांटिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन विल इंक्रीज, तो दाब बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ेगी, तो ये बढ़ने लग जाती हैं। ठीक है, सीधा मल्टीलेयर का बनना ही प्रारंभ हो जाता है। और सैचुरेशन स्टेट के बाद में क्या होगा, सैचुरेशन स्टेट के बाद में हाई प्रेशर पर भी एड्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, फिफ्थ टाइप का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल कर्व, जहाँ पे डायरेक्ट मल्टीलेयर बनती है, मोनोलेयर नहीं बनती। एग्जाम्पल याद रखना है, वेपर, वाटर वेपर जो होती हैं, जल वाष्प होती हैं, उसका चारकोल के ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एड्जॉर्प्शन होता है, और वो किस तरह का, फिफ्थ प्रकार का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके 5 प्रकार के वेरी इंपॉर्टेंट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल कर्व, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। चाहो तो इसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे, चाहो तो 5 प्रकार के कर्व ड्रॉ करने या पूरा एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें से आता जरूर है। तो ये है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल कर्व के बारे में। आपको ये तो पता चल गया कि इसको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल क्यों कहते हैं, बिकॉज देखो हमने टेम्परेचर क्या रखा है, सब में कांस्टेंट रखा है, सब में टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन हमने वेरिएशन किसके साथ में किया है, दाब के साथ में इसको वेरिएशन किया है, चेंजेस किया है कि दाब के साथ में एड्जॉर्प्शन की मात्रा किस प्रकार से बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल कर्व के बारे में। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।